खबरों में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ मेरे को होस्ट है मियाँ शाहिद साहब। ठीक ही कहा था हमारे वजीर दाखिला ने कि सिस्टम कोलैप्स कर गया। जब कोलैप्स कर जाए तो सडन चेंजेस आती हैं, दे डोंट मेक एनी सेंस, किसी तरतीब से तब्दीली नहीं आती। कल तक जो अनहोनी लगती थी आज होती नज़र आ रही है और अब र्यूमर मिल शुरू हो गई है और थेरीज टेकिंग ग्राउंड। कहा जा रहा है ये चेकमेट है, कुछ कह रहे हैं कि दिस इज़ अ मैसेज फॉर दोज हु आर नॉट फॉलोइंग इन लाइन। बहरहाल वी विल ट्राई टू मेक सम सेंस आउट ऑफ दिस थिएटर ऑफ द एब्सर्ड कि असल कहानी, इन कहानियों में से कोई असल कहानी है भी और है या नहीं है, ये मियाँ साहब हम आपसे पूछेंगे। बहरहाल इमरान खान को बनीगाला मुंतकिल किया जाएगा अस्पताल से या क्या होगा? नून लीगी रहनुमा क्यों इस अदालती रिलीफ को नासिर भट्ट साहब फरमा रहे हैं कि ये नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश है? उन्होंने एग्जैक्टली मेरे ख्याल में यही कहा है। उधर 28वीं तरमीम के कई ड्राफ्ट अब घूम रहे हैं कि ये होगा वो होगा, सदारती निज़ाम आ जाएगा, सूबे गॉड नोज और क्या क्या जो है वो इमेजिनेशन के घोड़े दौड़ रहे हैं। मगर दूसरी तरफ मीर रज़ा के वालिद ने, और ये साबित भी हो चुका कि उनके खिलाफ साजिश हुई और जो इंतज़ामिया है सिंध की, उन्होंने इस कत्ल का कवर अप करने की कोशिश की मगर वो नंगे हो गए। क्या उन्हें कोई काफिर किरदार तक पहुँचाएगा जो मुलज़िमान है? इस पर बात करेंगे। और क्या ईरान के बाद स्केप गोट बनाना चाहता है ट्रंप ओमान को कि कोई फतह का एक टुकड़ा अपनी इस बेपनाह ज़िल्लत में से निकाल के ले जाए? वो अगर ले भी जाए तो जो उसकी रेटिंग गई और जो उसका अनसेरेमोनियल एग्ज़िट तारीख में लिखा जा चुका है, शायद वो ना बदले। मियाँ साहब पहले तो तशरीफ़ लाइएगा ज़रा इस समत का। परसों तक कोई बात ही नहीं थी, सोच रहे थे, अलबत्ता हमारे जो भट्ट साहब का शो है उसमें हल्की सी बात की थी, वो जो क्या नाम है चौधरी फैसल साहब ने या फैसल चौधरी साहब ने, कि तो ये क्या हुआ और इसको अब कैसे इंटरप्रेट किया जा रहा है और मुस्लिम लीग नून के लीडर इसे साजिश क्यों करार दे रहे हैं? अगर किसी बंदे को बीमारी के अगर बीमार है और उसे इलाज मिल जाए और कोई दवाई दारू हो जाए तो वो मियाँ साहब के खिलाफ साजिश किस तरह बन सकती है? फरमाइएगा मियाँ साहब। देखिए काजी साहब, इन तमाम पहलुओं पर को अहाता करूंगा। और जो पहले आपने फरमाया कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है, अब ये हमारे वज़ीर दाखिला ने कहा, उनको तो अवार्ड मिला है और बहुत से सिस्टम के लोगों को अवार्ड जो है वो इसका ऐलान हो गया है। पता नहीं वो कोलैप्स हुआ और उनको अवार्ड क्यों दिए जा रहे हैं। दूसरी बात सर, आज बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें कोई शक नहीं। 3 रुकनी बेंच का फैसला था। 3 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया है। बानी पीटीआई जो है उनको 2 रोज़ के अंदर अंदर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जो है वो दाखिल कराया जाएगा। आज उनकी रिपोर्ट्स का जायजा लिया गया, वहाँ एडवोकेट जनरल जो है वो पेश हुए और 2 वक्फों में जो है वो समाअत हुई। पहले वक्फे में जो है वो रिपोर्ट्स का जायजा लिया गया, अगले वक्फे में ऑर्डर जो है वो सुनाया गया और फिर तहरीरी ऑर्डर जो है वो आ गया। उसमें कल तक का वक्त है बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल में वहाँ पर मुंतकिल करना है। उनके जो मुआलिज हैं डॉक्टर फैसल और डॉक्टर उज़मा, वो उसमें मेडिकल बोर्ड में जो है वो शामिल होंगे, ये हुक्म दिया गया है। और साथ इसके मेडिकल स्पेशलिस्ट एक होंगे, एक इंटरनल मेडिसिन के जो है वो डॉक्टर होंगे और एक कार्डियोलॉजिस्ट होंगे और साथ आई स्पेशलिस्ट का पर मुश्तमिल एक बोर्ड होगा। और ये हुक्म दिया गया है कि उनका प्रॉपर इलाज किया जाए, उनका जो है वो मेडिकल टेस्ट किया जाए, मशावरत के साथ किया जाए। लेकिन ऑर्डर में ये लिखा गया है कि 16 सितंबर तक ये तमाम अमल मुकम्मल करके अदालत में जमा कराया जाए। ये नहीं लिखा गया ऑर्डर में, मैंने नहीं देखा कि 16 सितंबर तक जो बानी पीटीआई हैं वो क्या हॉस्पिटल में ही रहेंगे या उनको ट्रीटमेंट देकर और उनका जो है वो उनकी रिपोर्ट्स देकर उनको वापस मुंतकिल किया जाएगा। काजी साहब 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। मैं दूसरे जो अपने पहलू उठाए हैं उन पर मैं बात करना चाह रहा हूं। आज मैंने सारा दिन जो है वो ये देखा और कुछ दिनों से ये बात आ रही थी, बल्कि हमने ही हमारे शो में ये खबर दी गई थी कि कुछ खुसूसी मुलाकातें हुई हैं और ये भी आज सारा दिन जो है वो मुझे सुनने को मिला कि ये मदर ऑफ डील का करार उसको करार दिया जा रहा है जो आज सामने डेवलपमेंट आई है। हालांकि ये अदालती फैसला है और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो डील है ये बानी पीटीआई को बाहर लाने के लिए इसलिए है कि वो अपना रवैया नरम रखेंगे, बाहर एक्टिविटी नहीं करेंगे, हुकूमत के साथ तावन करेंगे, रियासत के साथ तावन करेंगे, नए सूबों पर जो है वो जो हामी बनेंगे उन्होंने भर ली है। और ये भी कहा जा गया कि ये बानी पीटीआई को पहले हॉस्पिटल में बाद में जो है बनीगाला मुंतकिल किया जाएगा
और वहां पर ही अब रहेंगे, अब दोबारा अडयाला जेल नहीं जाएंगे। और ये भी ये साथ साथ ये कहा गया है कि ये तमाम मामला जो हैं ये पहले से चल रहे थे, जो वक्फा आया था मुलाकातों के अंदर उस दौरान जो है वो अब तक जितना बखसूसी मुलाकातें हुई हैं, और अंबानी पीटीआई जो कि पहले 2 दफा डील्स पर आ चुके थे लेकिन वो डील से पीछे हट गए, अब वो डील पर जो है वो मुकम्मल तौर पर उन्होंने हामी भरी और फिर उसके बाद ये डेवलपमेंट शुरू हुई है। हालांकि खालिस्तान ये अदालती मामला जो है वो सामने आया है और अभी तक जो मेरी इतलात हैं ये सारी अफवाहें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बांध बांध की बातें जरूर हो रही हैं कि ये बाकायदा तौर पर डील जो है वो हो चुकी है और ये डील आगे चलेगी। यही आज देखें ना, आज जो नासिर भट्ट साहब हैं, काजी साहब, उनसे पूछा गया तो उन्होंने इसको साजिश करार दे दिया। जो राना सनाउल्लाह हैं वो मुबारकबाद दे रहे हैं, इसके अलावा जो तारिक फजल चौधरी हैं वो भी मुबारकबाद दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ठीक हुआ है, जो यही असल रास्ता था। और जब उनसे पूछा गया जो वो हैं आबद शेर अली, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, कोई तब्दीली नहीं, पहले उनको वहां पर ले जाया जाता था पिम्स और अब उनको शिफा इंटरनेशनल लाया गया है। पिम्स जो है वो G8 में है, ये H8 में है, नजदीक ही है, लेकिन डॉक्टर की जो रिपोर्ट्स हैं वो उसके मुताबिक फैसला किया गया है। पढ़ी हैं, अब देखते हैं कल तक मुंतकिल किया जाता है, आगे क्या होता है। मैं अर्ज करूं, देखें बात सुन, अभी चंद दिनों की बात है, हम बात करते थे यार कोई रिलीफ देना चाहिए दे दो, नहीं नहीं 9 मई 9 मई 9 मई, यही राणा साहब कहते थे, यही बाकी तारिक फजल चौधरी साहब कहते थे। देखे ना आज जो कहते कोई नहीं ये बड़ा अच्छा हो गया है, बड़े हो गया, ठीक हो गया। बिल्कुल, मेरी बात सुने ना, देख रहे हैं इनकी कंट्राडिक्शंस देखें। अब ये कहते हैं कि नहीं 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 बहुत अच्छा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, और कल तक ये कह रहे थे, मतलब नया हाथ बाग पे है ना पा है रकाब में। मेरे तो नहीं ख्याल कि इन बेचारों के पास कोई चीज़ थी या ये कोई करने के काबिल थे। वो तो भला हो हमारे आला जुडिशल सिस्टम का कि खान साहब को कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ मिल गया। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि वो बाहर आ गए हैं एंड ही इज़ गिविंग स्लीपलेस नाइट्स टू दोज हु allegedly took away his mandate, allegedly मैं कह रहा हूँ। तो अब तो ये सिलसिला शुरू हो गया है। अब साथ ये कहा जा रहा है, पहले ये कहानी थी, कल हमारे साथ मुनीफ फारूक साहब मौजूद थे कि जी ये कुछ होगा 28 जो है आई है तरमीम आनी है, ये फिर अगले इलेक्शन में जाके कुछ होगा। अब जो है वो मुसवदे घूम रहे हैं। मुझे जो बातें पीटीआई के अंदर के लोग सुना रहे हैं वो तो मेरा यारा नहीं है कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर सकूं, मगर वो ये कह रहे हैं कि को अंदर चंगा बड़ा कड़मस मच चुका है, जो इससे पहले एक एक्सिस ऑफ पावर था जो पीपीपी PMLN और हमारी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, तो वहाँ पे भी कुछ जो है कोई एतमाद के फुकदान की, और खुद मैं जरा बड़ा माइल्ड लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन काजी साहब ये बात की जा रही है, जो आप फरमा रहे हैं ये बात की जा रही है, लेकिन मसला ये है जो असल में जो बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि इस पाकिस्तान के अंदर जो है वो अभी देखें एक बड़ी डील हुई है जिसमें जिसको डिफेंस मुआहदा कहा जाता है, वो 3 मुल्कों के दरमियान हुआ है। पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में बाकायदा सरमायाकारी होनी है। गूगल आज पाकिस्तान में उसका इफ्ताह हो चुका है। इस तरह बहुत सी कंपनियां पाकिस्तान आना चाहती हैं, मुल्क पाकिस्तान आना चाहते हैं ताकि यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। वो क्यों नहीं आ रहे? वो इसलिए नहीं आ रहे कि यहाँ अनरेस्ट है, यहाँ पर सियासी कशमकश है। और ये कहा जा रहा है, ये कहाँ तक दुरुस्त है मालूम नहीं, कहा यह जा रहा है कि जो जब 3 मुल्कों का जो है वो मुआहदा हुआ तो तीनों जो सरबराहान वहाँ पर मौजूद थे, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान, शहबाज शरीफ और तैयब उर्दवान हैं, वहाँ पर भी जो है वो कुछ इस तरह के इशारे मिले कि जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो सियासी कशमकश जो है वो ख़त्म हो, अनरेस्ट ख़त्म हो, यहाँ पर जो है वो बाकायदा तौर पर निज़ाम स्मूथली चले ताकि पाकिस्तान के अंदर जो है बाकायदा ये इन्वेस्टमेंट हो। और इसके पीछे बैकग्राउंड पे देखें काजी साहब कि अगर बैकग्राउंड में देखें आप माजी में देख जाएं तो नवाज शरीफ के साथ जब ये मामला हुआ था तो नवाज शरीफ को पहले हॉस्पिटल लाया गया था और हॉस्पिटल से वो बाहर चले गए थे, अदालत नहीं उसमें जो है मुदाखलत की थी। और 17 दिन पीछे चले जाएं, 17 दिन से लेकर अब तक बहुत सी निशानियां जो है वो नजर आई हैं। 17 दिन के अंदर अंदर ये निशानियां नजर आई हैं कि जो CM KP के हैं उनके भी बारे में कहा गया कि एक मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने 27 सितंबर दे दी, जो कि बहुत लंबी तारीख थी। और उसके बाद ये कहा गया कि वो कहा नहीं गया बल्कि ये नजर आया कि वो इस्लामाबाद में मुसलसल मौजूद है। उन्होंने एक मुतालबा किया कि हमें सिर्फ रसाई दे दें, हम उससे पीछे हट जाएंगे। और साथ साथ ये है कि मुलाकातें शुरू हो गई इनके अपोजिशन के साथ। याद सादिक साहब जो हैं वो आमिर डोगर से मिलते हैं और उनको मुज़ाकरात की दावत देते हैं। अब जो हुकूमती वफ्द है वो अचकज़ई साहब के पास जाता है और उनको जो है मुज़ाकरात की दावत दी जाती है और उनके कहने पर इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तकर्री के पेशरफ्त हो जाती है। और आज भी जो है वो उनके साथ जो है मुलाकात का
प्रोग्राम था और वजीर आजम उनसे मिलना चाहते हैं। ये सारी डेवलपमेंट किस तरफ चल रही है, और साथ ही देखें पीपल्स पार्टी भी जो है वो उस तरफ जो है वो बात करना चाह रही थी। तो ये बातें आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रही थी ना, वो इशारे जो है वो मिल रहे थे। बैकग्राउंड भी यही कहता है हमारा, और डील का जो तासर है उस तरफ जो इशारे कर रहे हैं लोग, वो भी उसका भी बैकग्राउंड देख लें। 24 नवंबर 2024 को जब यहाँ पर धरना होना था और यहाँ पर जो है वो एक लॉन्ग मार्च आना था, गंडापुर साहब ने लाना था, उस वक्त भी डील की बात हो रही थी और यहां तक हुआ कि डील हो चुकी थी। सर सिर्फ एक सेकंड, उससे पहले भी एक अटेम्प्ट हुई और उसमें भी डील हो चुकी थी। और जब ये आया कि बानी जो है वो वीडियो जो रिकॉर्ड कराएं तो वहां से बानी जो है पीछे हट गए। तो मामला तो बहुत पीछे से चल रहा था। और एक और है कि जो सर एक और निशानी बताऊंगा, फिर आप रहनुमाई कीजिएगा। एक निशानी बताऊंगा, जो बैरून मुल्क बैठे भगौड़े हैं उनसे भी आपने देखा कि पीटीआई की लीडरशिप जो है उन्होंने बाकायदा लाताल्लुकी का इजहार किया। और वो क्यों, ये किस तरफ उस तरफ मामला जो है पहले ही ये शराइत थी कि ये किया जाए और वो हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पहले दिन तशरीफ लाए 3 प्रोग्राम्स में एकदम से यहाँ हीरो ज़ीरो हो जाता है और ज़ीरो हीरो हो जाता है। ये जो हमारे KPK के CM हैं एकदम से आउट ऑफ द ब्लू तो नहीं आ गए ना टीवी पे। मुझे तो लगता है कि ये शायद नुक्ते आगाज़ अगर नहीं था या नुक्ते आगाज़ था कम अज़ कम उन फैसलों का जो हो चुके थे पस पर्दा। और साथ साथ मेरे ख्याल में जितनी सख्त पोजीशन पीपल्स पार्टी ले रही थी, सईद गनी साहब ने जितना सख्त बयान दिया, इसके अलावा गालबन वो मुर्तज़ा साहब उन्होंने भी ये किया। बिलावल भुट्टो साहब बिल्कुल सुना है कि वो बात नहीं मान रहे थे। तो एक तो ये भी सिलसिला है, मगर दूसरा सिलसिला एक और भी तो है। अरे भाई ये इतना बोझ कब तक उठाए रखे रियासत। यानी देखे ना जो परफॉर्मेंस थी, जो परफॉर्मेंस के हवाले से बात की थी आके वजीर दाखिला साहब ने, वो तो आपके सामने है। आज फिर मेरे ख्याल में पैटर्न बड़ा है ये। और इसके अलावा आप जो सोशल हमारा जो सेक्टर है और जो खुद PM साहब ने आके फरमाया हमें जो कर्जे के औसाफ हमीदा और उसवाए हसना गिनवाए कि कर्जा बड़ा अच्छा होता है, फिर बताएंगे अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी असल में कैद साहब ये जो बात है ना सर, नहीं यार सुन लेना, फिर ये भी ये कहें कि जनाब सर नहीं यहाँ जो है ट्रीटेबल डिजीज से मर जाना जो है इससे बड़ा अच्छा। और कर्जा कदों अच्छा होता है यार, किस मुल्क का कर्जा अच्छा होता है? और खास तौर पर वो कर्जा जो कर्जा लेकर आप कर्जा अदा कर रहे हो। तो मतलब ये शायद लायबिलिटी भी थी, मे भी ये एहसास हो गया हो कि ये कर्जे में तो कमाल हासिल किया है मौजूदा हुकूमत ने। कर्जे में तो सर कमाल हासिल किया है। मेरा ख्याल 18,000 अरब रुपए का कर्जा जो है वो लिया है इन्होंने। आपको पता है कितना? तो वो तो कमाल हासिल कर लिया है। लेकिन सर मसला पता क्या है, डॉलरों में बताएं ना। 67 वो बहुत एक्सेस ऑफ 67 बिलियन डॉलर हमारा बजट है। और सर 60 हमारा पूरा बजट है 18,000 अरब से बना ना, 18,332 अरब जो बता रहे हैं, ये 7 बिलियन डॉलर है। खा गए, किधर गया यार? जी। जमीन पर तो खड़े हैं। इतना ही हमने IMF से लेना है सर। 7.1 बिलियन डॉलर जो है वो हमने IMF से लेना है। 67 बिलियन। कायद साहब देखें जो नागजीर होने का दावा होता है ना, और जो बूथ सवार होता है, जो कि इमरान खान पर भी था उस वक्त जब वो थे कि मैं नागजीर हूं, फिर एक ऑप्शन था और वो ऑप्शन आया PDM का। ये जो नागजीर का जो एक बूथ सवार हो जाता है ना, वो हुकूमतों को मरवाता है। अभी भी जो नागजीर का है ना कि हम नागजीर हैं, हमारा कोई मुतबादल नहीं है। और ये समझ कर जो जिस तरह तर्ज अमल जो है इख्तियार किया गया, ये अब जो है वो मुझे लगता है कि सामने आ रहा है। नागजीर कोई नहीं है। क्या इमरान खान का ऑप्शन मौजूद नहीं है? PTI का ऑप्शन मौजूद नहीं है? PTI का जो है वो मौका दिया जाए तो PTI जो है वो मौका सब कर नहीं सकती अपना बेहतरीन गवर्नेंस जो है वो हुकूमत संभाल नहीं सकती। ये हो सकता है। सर देखिए जो बात हो रही थी, 1 मिनट सिर्फ 1 सेकंड दीजिएगा। जो बात हो रही थी ना, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। कैसा नहीं उस तरफ नहीं आ रहे आप। मुझे PTI के एक बंदे ने फोन किया है, उसके बड़े अहम लीडर ने। उसने तो ये तक कह दिया कि जी किसी खास असेंबली में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। तो है आपके पास? देखें कायद साहब, मैं आपको बताता हूं, आप जो 2-3 मीटिंग्स हुई हैं शरीफ खानदान की, उसमें क्या डिस्कस हुआ है? उसमें आज भी आप देख लें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसके अंदर, मुस्लिम लीग नून के अंदर। वहां डिस्कस क्या हुआ है? वहां यही डिस्कस हुआ है कि नवाज शरीफ ने कहा है कि इस्तीफे दो तो बाहर निकलो, अगर ऐसा ब्लैकमेलिंग नहीं करनी।
खबर तो यहां तक भी है, अब वो कहां तक दुरुस्त है उसको जो है वो अभी तस्दीक होना बाकी है कि नवाज शरीफ साहब ने जो है वो एमएनएज और बल्कि एमपीएस से भी इस्तीफे ले लिए हैं और उनसे कहा गया है कि इस्तीफे जो है वो मुझे दे दें, जब मैं इस्तेमाल करना है इसको इस्तेमाल करेंगे। ये भी तो खबर है ना कि उनको इख्तियार दे दिया गया है नवाज शरीफ साहब को। उन्होंने ये भी खबर आई थी ना कि नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को कहा है कि इस्तीफा दे दो, बाहर आ जाओ हुकूमत से और दोबारा जो है वो इलेक्शन होंगे, हम दोबारा आ जाएंगे, पीपल्स पार्टी से ब्लैकमेल नहीं होना, हमने अगर इस तरह जो हुकूमत जो है वो नहीं करनी। ये सारी चीजें चल रही हैं, इस तरह चल रहा है और यही तासर जो है वो मजबूत होता है कि अंदर जो असम्बली है उसके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मौजूद है और यहीं से फॉरवर्ड ब्लॉक बनते हैं। आपने देखा सर जो केपीके की असम्बली है उसमें भी फॉरवर्ड ब्लॉक की बात हुई थी और यहां भी फॉरवर्ड ब्लॉक की बात हो रही है। क्यों हो रही है? वो इसीलिए हो रही है कि वहां जो मीटिंग्स में बातें होती हैं वो बाहर आती हैं, वो पहले अफवाहों की सूरत में बाहर आती हैं, फिर वो खबर बन जाती हैं और फिर वो हकीकत बन जाती हैं और अभी तक इसको अफवाही कहा जा सकता है, लेकिन इस तरह की खबरें जरूर फैल रही हैं। और आज की जो डेवलपमेंट है इसको फिर मैं कहता हूं कि खालिस्तान ये अदालती डेवलपमेंट है, लेकिन इसके बैकग्राउंड पे तो बहुत सी चीजें मौजूद है ना जो कि बाकायदा खबरों की जीनत बनती नहीं है। ये बताएं कि ये जो एक अच्छा ये पहले नासिर भट्ट साहब के शॉट सुनते हैं। ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है और बहुत करीबी हैं मियां नवाज शरीफ साहब के, सुनाएं जी। पहला टेक क्या है नून लीग का? आज इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म आया सुप्रीम कोर्ट से। देखें, ये जहाँ से जाना था वहाँ वो चला गया है। मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ फिर साजिश होगी। अब ये इसको यही बात है कायद साहब। देखें नासिर भट्ट साहब क्या कह रहे हैं, ये निवश्ता दीवार जो वो पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं जहां जाना था वहीं चला गया। इसका मतलब इनको कोई इतला थी पहले, कुछ इसके बैकग्राउंड में कुछ है जो वो कह रहे हैं कि साजिश हो रही है। ये लेकिन भाई साजिश क्या हो रही है? अब उनको अदालत ने जो है वो रिलीफ दिया है। चले वो तो ठीक है, मगर अब ये बात अब राना सनाउल्लाह साहब नहीं कह रहे, उनकी बिल्कुल ही ज़बान बदली हुई है। बदली हुई मुराद ये कि वी अप्रिशिएट हिम दैट यू नो। तारिक फजल चौधरी साहब भी नहीं कह रहे, तारिक फजल चौधरी साहब भी नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं जी ये तो बड़ा ठीक हो रहा है। तो दूसरी बात ये है कि बाज़ मुलाकातों की भी देखें ना, बात यह है कि जब फ्लो ऑफ न्यूज़ ना हो तो फिर ये र्यूमर मेरे भी चलती रहती है। मगर बहरहाल इट्स अ ह्यूज एंड बिग चेंज एंड इट इज़ मे बी कुछ लोग जानते थे, मे बी कुछ लोग इशारे कर रहे थे इस हवाले से, मगर ये तो इशारे कब से हो रहे हैं। डील हो गई है जी, आज आए कल आए आज आए, इस पे तो कोई मेरे ख्याल में हज़ारों डॉलर कमा लिए गए वीलॉग्स में। आज आ रहे हैं जी, कल आ रहे हैं, तो आए तो देखें कायद साहब जो इशारों की बात आप कर रहे हैं ना सर, जो इशारों की बात कर रहे हैं यही इशारे जो हैं फिर खबर बन जाते हैं। इशारे तो अभी ये भी हो रहे हैं कि एक ड्राफ्ट फिर रहा है मार्केट के अंदर बाकायदा तौर पर सूबों का और 28वीं तरमीम का, और ये कहा जा रहा है कि मौजूदा जो सेशन है इसके अंदर भी जो है वो आ सकती है। एमकेएम ने ये कहा नहीं है सर कि हुकूमत को पता भी नहीं चलेगा, असम्बली में आ जाएगी और पास हो जाएगी। और ये बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर एक ड्राफ्ट फिर रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि 18 सूबे बनने हैं, उसमें कहा जा रहा है कि सदारती निज़ाम आएगा, उसमें यह कहा जा रहा है कि 18 सूबे और 5 जो है वो इंतजामी यूनिट बनेंगे और उसमें जो है उसको एक सदर जो है वो सारा उसको होल्ड करेगा। ये किस तरह बनेंगे? 28वीं तरमीम जो है वो होगी। अगर 28वीं तरमीम वाकई हो जाती है और इसी तरह हो जाती है, इसी ड्राफ्ट को जो ड्राफ्ट मौजूद है फिर रहा है वो असल है, गलत है, फेक है, मालूम नहीं, लेकिन एक चीज इशारों कनायों में फिर तो रही है ना सर, कोई मौजूद तो है ना चीज। जो चीजें मौजूद थी वो आज मटेरियलिस्ट हो रही है ना, वो सामने आ रही है ना। इस तरह अगर ये भी सामने आ जाता है और इसी सेशन में आ जाती है जो कि मुस्लिम लीग नून भी तैयार नहीं है, वो कहते हैं हमें मालूम नहीं है। और आपने सर देखा था 26वीं आईनी तरमीम जब आई थी तो तारिक फजल चौधरी साहब कहते थे मुझे मालूम नहीं है और वो आ गई, और अभी भी राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं मुझे मालूम नहीं है, हमें तो इल्म नहीं है। तो अगर वो आ गई तो फिर क्या होगा? तैयार है ना, पीटीआई तो इससे पहले तैयार है। पहले वो पंजाब में वो कह रही थी जी हम सूबे बनाते हैं, उनको सूट भी करता था। वो तो बस उन्होंने वो जो 3-3.5 साल उनको पता नहीं किन ख्वाबों में रहे वो, और वो अच्छे आदमी थे, शरीफ आदमी थे वो, जो उन्होंने सीएम लगा रखे थे। मगर यहाँ तो आपको जो है वो जाम सादिक चाहिए होते हैं ना हमारी सियासत में। आप होम्योपैथिक लीडर लगा के सियासत इस मुल्क में नहीं कर सकते। बहरहाल वो एनीवे वो तो हर, मगर सवाल अब ये है मियाँ साहब कि अब जो मैं इसको बुनियादी तौर पर मैं भी अपनी थ्योरी बता दूं आपको। थ्योरी ये है कि असल में कहानी एक है। जी जी प्लीज। वो कहानी ये है कि जो
आपकी जितनी हासिलात हैं, और देखो बहुत बड़ी हासिलात हैं, तुर्की और सऊदी अरब के साथ मुआहिदा, ईरान के साथ मुआहिदा, बात यह है कि मैशत स्टैंड स्टिल नहीं, रूबा जवाल है। असल जो एक थिंकिंग है वहां पे पीछे, जिनका देखें, जो हमारा एक मुस्तकिल हुक्मरान तबकात होते हैं ना, और हर रियासत में होते हैं, बात यह है कि इनसे क्या हुआ, डॉर्नोमिक्स, और डॉर्नोमिक्स है ड्रोनी इकोनॉमिक्स है। तो इसलिए मेरी नज़र में मेजर फंक्शन ये है कि ये जो मैशत का डिबैकल था वो ही बनता है तमाम, फिर बाकी जवाब निकल आते हैं, इंज हो गया जी फलाने ने इंज कहते। बड़ा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। बहुत सी खबरें हैं, मीर रज़ा के वालिद सिंध हुकूमत पर क्या संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, और क्यों जो है वो ये हुक्मरान तबके के बच्चे हों बड़े हों, ये जराइम पेशा जो हजरात हैं, ये वाई दे गो स्कॉट फ्री। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। ये सब ये तो वाजे कर दिया गया था और वाजे हो चुका है, और कुछ दिनों से हम बहुत से सेमिनार्स भी देख रहे हैं कि और जिस तरह मैंने अभी यानी अर्ज़ किया अपने पिछले सेगमेंट के कंक्लूजन में कि भाई ये तो एक इस बात पे तो किसी नए निज़ाम पे किसी किस्म का इख्तलाफ हो सकता है, कोई ये दवाई कहता है, कोई वो दवाई कहता है, मगर एक बात तो यह है कि जो दवाई हमें दे रहे हैं वो दवाई कम और ख़ुदकुशी ज़्यादा है इस मुल्क के लोगों के लिए। तो ये तो इस कम से कम इस एक इत्तेफाक राय तो मौजूद है कि वट एवर वॉज हैपनिंग एंड हाउ इट वॉज बीइंग रन, हाउ द सिस्टम वॉज बीइंग रन, ये काम नहीं कर रहा था। इसमें तो सबका अब कोई इख्तलाफ नहीं। क्या इख्तलाफ होगा यार, 130 बिलियन डॉलर का कर्जा ऊपर डाल लिया, कुछ भी नहीं। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या रास्ता हो, क्या मोडेलिटीज़ हों, क्या बने, सदारती निज़ाम आना है, कैसे आना है, जो नीचे तक आपने कोई कहता है जी अब आज रात को ख्वाब आया हमें तो याद आ गया कि लोकल बॉडीज़ होती थी, अब जनाब पीपल्स पार्टी का हर लीडर कहता है बस रहने दें, सूबे दफ़ा करें, हम जो है लोकल बॉडीज़ होनी चाहिए। और दो लोकल बॉडीज़ याद नहीं आई जब आप सारा माल अपने हाथ में रख के चाहते थे कि आपके हाथ में से माल दयानतदारी से ठेकेदार की तरफ भी जाए और नीचे ज़मीन पर जो आपकी डेवलपमेंट है वो भी हो सके। तो फिर ये इसका मतलब है कि सिस्टम हैज़ टू बी चेंज। चलें इससे आगे बढ़ते हैं। आप ज़रा एक खबर वो उसकी भी कर लेते हैं, जो क्राइम स्टोरी है मीर रज़ा की। ये फरमाइए कि मीर रज़ा की जो ट्रामा था उसके वालिद और वालदा का, जिस तरह से उसको दोबारा से ऑटोप्सी के लिए निकाला गया और फिर हमें पता चला कि किस बेरहमी के साथ ये थाने थे या कत्लों के सौदे होते हैं। यहाँ पे इस्मतों के सौदे होने, वो थाने नहीं हैं, उनका नाम बदलें। थाने वो होते हैं जहाँ इंसाफ मिलता है, जहाँ पे हम जाके एतमाद से बता सकते हैं, अपने जख्म दिखा के उनका मदावा ढूंढते हैं। तो ये जहाँ पे इस कत्ल को छुपाने की कोशिश की गई, उसकी उसमें रिकॉर्ड में टेम्परिंग की आपने ऑटोप्सी में जो है गलत ऑटोप्सी कर दी उसकी। और खुदा, और फिर यहाँ लाहौर में क्या हुआ, ये जो किधर है वो जो बच्ची के साथ रेप हुआ, वो जो हमारा शेर जवान है उसको क्या हुआ। इसके अलावा बाकी तो हमारा मुंह ही बंद है ना, हम बता ही नहीं सकते कि हमारी मेहमान बच्चियों के साथ यहाँ क्या हुआ था। तो हुजूर ये मुझे बताएं कि अब ये केस कहाँ खड़ा है। और मेरे ख्याल में वो जो जतोई लड़का था वो इसका अंजाम भी इस केस का भी वही होगा, वो जिसने एक बच्चे को कत्ल कर दिया था, जिसकी हमशीरा को वो छेड़ रहा था और उसने मना किया तो उसने उसको कत्ल ही कर दिया। खैर से वो बड़ी खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहा होगा। ग्रेट वाता कंट्री। मियाँ जी मियाँ साहब ज़रा बताइएगा कुछ। देखें कायद साहब, ये केस अभी कहीं भी नहीं खड़ा और अंधेरों में डूबा हुआ है और अंधा कत्ल है। अभी तक इसका कोई सुराग नहीं मिल सका। जो पुलिस है सर, वो केपीके की हो, वो सिंध की हो, पंजाब की हो, वो तफ्तीश ख़राब करने में, केस छुपाने में, किसी को बचाने में बड़ा मलका रखती है। और इसमें जो होता यह है कि कोई भी केस है उसको बहुत से कम केसेस हैं जो मेरिट पर जो हैं वो उसकी तफ्तीश की गई, लेकिन बहुत से केसेस ऐसे हैं जो कि मीडिया की भी जीनत बने। अगर मीडिया की जीनत ना बनते
तो वो ये केस जो है मीर रज़ा का 21 दिन हो गए हैं। अगर मीडिया में ये शोर ना पड़ता, उसके वालिद साहब जो हैं वो इस पर जो है वो स्टैंड ना लेते, उनके साथ जो उनके वकला हैं वो स्टैंड ना लेते, तो आज वो भी खुदकुशी जो है वो करार दिया जाता और ख़त्म हो चुका होता, और अभी तक दाखिल दफ्तर होकर के जो फाइल है उस पर मिट्टी जो है वो पड़ चुकी होती। लेकिन हुआ क्या कि उनके वालिद जो हैं मीर रज़ा के, वो उन्होंने स्टैंड लिया, उन्होंने अदम इत्मीद का इजहार किया, उन्होंने कहा कि किसी को बचाया जा रहा है, उन्होंने कहा कि टेम्परिंग की गई है, उन्होंने ये कहा कि पुलिस ने जो है वो सबूत वहाँ से मिटा दिए हैं। और ये सबसे पहली बात ये होता है कि क्राइम सीन को महफूज करना। जब क्राइम सीन को महफूज नहीं किया जाता, वहीं से बदनीति जो है वो शुरू हो जाती है। आपने देखा कि 21 दिन में क्या हुआ, जो इशराफिया है सिंध की, उनकी तरफ उंगलियां उठी, शर्जील मेमन साहब की तरफ उंगलियां उठी, उनके बेटे जो हैं साहबजादे, उनकी तरफ उंगलियां उठी। क्यों उठी? पुलिस की नाकिस तफ्तीश, जहां मर्जी फिर उंगली उठा दो। अब जो है वो किसी और की तरफ उंगलियां जो हैं उठ रही हैं, और ये कहा जा रहा है किसी को बचाया जा रहा है। और इसमें कोई शक नहीं कि इतने दिन हो गए हैं, आपको एक सिरा भी नहीं पकड़ पा रहे। और ये पहले कहा गया कि उसने खुदकुशी की है, और फिर बाद में बताया गया कि उसके तो कमर से गोली जो है वो सामने से निकली है। कैसे खुदकुशी हो सकती है? यहां तक अदम इत्मीद है और बदइत्मीदी है कायद साहब सिस्टम पर, वहां पर इदारों पर, वहां पर जो है वो तफ्तीश पर, कि जो उनके वालिद हैं उन्होंने फ्रांसिक जो एविडेंस हैं उसके लिए रिपोर्ट जो है वो पंजाब भेजी है, वो वहां से फ्रांसिक नहीं कराना चाह रहे। यहां तक बदइत्मीदी है। यहां से जो रिपोर्ट जाएगी और उसके बाद तफ्तीश का क्या रुख होता है कुछ मालूम नहीं। देखें, पुलिस कहती है कि हमें कुछ सिरा नहीं मिल रहा, पुलिस कहती है कि उनके वालिद साहब जो हैं वो बताएं कातिल कौन है। भाई वालिद कैसे बताए कातिल कौन है? उनके वालिद तो ये कह रहे हैं कि पुलिस ढूंढे कातिल कौन है। उन्होंने खुदकुशी करार दी थी, और अभी जो है अभी तक 21 दिन हो गए कायद साहब। 28 जुलाई को मीर रज़ा जो है वो लापता होते हैं। उसके बाद अब तक घुमाई जा रही है, गेम घुमाई जा रही है, टोपी घुमाई जा रही पुलिस, लेकिन कोई सिरा नहीं मिल रहा। हालांकि पुलिस को अगर चाहे पुलिस तो 2-3 दिन के अंदर अंदर तफ्तीश मुकम्मल करके कातिल सामने आ सकता है, और यहीं से जो है वो बदगुमानियां भी पैदा होती हैं और उंगलियां भी उठती हैं कि किसी को बचाया जा रहा है। जाहिर है जब एक पुलिस पार्टी जो है, तफ्तीशी पार्टी, वो इसको खुदकुशी करार दे रही है और साथ एविडेंस जो है वो उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो किसी को तो बचाया जा रहा है। वो किसको बचाया जा रहा है उसको सामने लाना है, और उसके वालिद साहब भी यही कहते हैं, उनका वकील भी यही कहता है, आज प्रोटेस्ट भी हुआ है कि उनको सामने लाना है। अब सारे का सारा जो इन्हिसार है वो फ्रांसिक जो रिपोर्ट है उस पर है। फ्रांसिक रिपोर्ट सामने आएगी तो उससे शायद कोई क्लू मिल सके और कोई केस की तफ्तीश जो है उस तरफ जा सके। या तो ऐसा होना चाहिए कि आप चारों सूबों की पुलिस इकट्ठी कर लें वहां पे, और एक जो पुलिस पार्टी बना लें और वो इसकी तफ्तीश करे, या इसकी तफ्तीश जो है किसी और कानून नाफिज करने वाले इदारे को दे दें, खुफिया एजेंसियों को दे दें, अगर इसको ढूंढना है। वरना ये केस कायद साहब ये खराब हो चुका है और इस केस को बहुत दूर ले जा चुकी है पुलिस। मुझे कंक्लूड करना है, मुझे एक सेकंड दीजिएगा, इसका जो है वो कभी मुझे एक सेकंड दीजिएगा। मैं नाज़रीन इस सेगमेंट को कंक्लूड करना चाहता हूं लूशन की लाइन के साथ। द फीस्ट ऑफ ह्यूमन फ्लैश goes on and many want it to continue, wiping out these cannibals, upturning the feast and destroying this kitchen is task of the youth। ये जो हम इंसान का खून, ये खून का सौदा, ये उसकी बात कर रहे हैं लूशन कि जो हम करते हैं इट इज़ कैनिबल। और क्या होता है इंसानों का खून या इंसानों का गोश्त खाना, यही है। बहरहाल इसी पे इस सेगमेंट को एंड करके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो उधर एक ऊधम मचा हुआ है जनाब ट्रंप साहब की वजह से पूरी दुनिया में, अब ओमान ख़तरे में आ गया है। ईरान से जूते खा के अब ओमान की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या मामला है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड सईद खान साहब। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल साहब, आपने हमें वक्त दिया। एयर मार्शल साहब, यूँ लगता है कि अब इस डिबैकल के बाद जो अमेरिका को हुई है बज़ाहिर, बल्कि हकीकतन भी शायद, अब वो कुछ सुवीनियर लेके जाना चाहता है यहाँ से, कोई एक टुकड़ा जो ओमान इज़ आल्सो समवट ऑयल रिच कंट्री, तो अब कोई उसे समझ नहीं आ रही कि इस खजालत से कैसे। और फिर ख़तरा कल ये भी था, एक ट्वीट थी एक्स कांग्रेस वुमन की कि जी दे आर सीरियसली थिंकिंग अबाउट ड्रॉपिंग सम स्ट्रेटेजिक वेपन्स। तो
क्या कैन दे गो टू दैट लेवल ऑफ मैडनेस और ओमान जो है वो उस पर कब्जा की आपको शक्ल नज़र आ रही है, या इट विल बी फर्दर अ डिज़ास्टर फॉर ऑलरेडी डिफीटेड आर्मी ऑफ अमेरिका? जनाब सईद खान साहब। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज अपने देखिए, अमेरिका इस वक्त जिस मेंटल स्टेट में है, मेरे ख्याल में उससे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता, क्योंकि वो इस इलाके से निकलना चाहता है और निकलना चाहता है ऑन अ नोशन ऑफ विक्ट्री। लेकिन ईरान उसको वो यानी कि वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा जिसको वो ले जाके अपने मुल्क में अपने इलेक्टोरेट को बेच सकें। और जैसे जैसे मिड टर्म इलेक्ट करीब आते जा रहे हैं, प्रेसिडेंटी उतनी गिरती चली जा रही है और के लिए इतना ही मुश्किल हो रहा है कोई डील करना। जो अभी उन्होंने ओमान को थ्रेटन किया है सईद साहब, वो बेसिकली इसलिए किया है कि ओमान गल्फ कंट्रीज के बिहाफ के ऊपर ईरान के साथ नेगोशिएट करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का कोई एक तरीका सोच रहा है। और उसने एक प्रपोजल दिया है जिसको ईरान शुनीद है कि ईरान मान गया है और अब वो एक जॉइंट डिक्लेरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब वो जो उन्होंने जो एक डील की है ओमान और ईरान ने, उसको गल्फ कंट्रीज की पूरी बैकिंग हासिल है। लेकिन उस डील के थ्रू ये लगता है कि जो अमेरिका ये चाह रहा था कि यहाँ से गल्फ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले और वहाँ कोई टोल टैक्स ना लगे, तो वो ख्वाहिश अमेरिका की भी पूरी होती नजर नहीं आ रही। बल्कि उसका नाम टोल टैक्स तो नहीं रखा, लेकिन वॉलंटरी टैक्स उस टैक्स का नाम रखा है। और जो शिप देती है वो दे दे, और जो शिप नहीं देती वो पैसे जो है वो गल्फ कंट्री आपस में मिलके ईरान और ओमान को दे देंगे। सो ये एक बड़ा प्रैक्टिकल और वर्केबल था सॉल्यूशन, इसलिए कि जो गल्फ कंट्रीज है ना वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली इफेक्ट हुई हैं इस सारी जंग में। और अमेरिका सब कुछ कहने और करने के बावजूद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खुलवा सका। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है उनकी इकोनॉमी बहुत बुरी तरह शटर हो रही है। सो मैं आपके इस तज्जिए से एग्री करता हूं कि आगे आने वाले दिन जो है वो अमेरिका के लिए अच्छे नहीं है। जहां तक स्ट्रेटेजिक वेपन की बात है, अमेरिका से एक्सपेक्ट कुछ भी किया जा सकता है। 1945 में उन्होंने स्ट्रेटेजिक वेपन इस्तेमाल किया था जंग बंद कराने के लिए, और उसके यानी कि जब 2 एटॉमिक बॉम्ब्स गिरे थे तो फिर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ उनके लिए करना इसलिए मुश्किल हो जाएगा कि अनलाइक जापान जो है ना, ईरान और गल्फ कंट्रीज के दरमियान फासला बहुत कम है। गॉड फॉरबिड एक मरतबा अगर टैक्टिकल न्यूक इस्तेमाल हो गया और हवा जो है वो वेस्टवर्ड चल पड़ी, तो ना सिर्फ ईरान बल्कि गल्फ कंट्रीज भी बहुत बुरी तरह डैमेज होंगे। सो मैं नहीं समझता कि गल्फ कंट्रीज जो हैं वो ये अलाउ करेंगी, और वो अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करेंगे, वो अपने इस इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करेंगे अमेरिका के ऊपर कि वो ये हरगिज क्या कहते हैं न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल ना करें। जी मियां साहब। एयर मार्शल साहब, अगर जंग का जायजा लिया जाए जो कि 28 फरवरी को आगाज उसका हुआ और अभी तक जो है वक्फे से जंग जो है वो चल रही है, इसका जायजा लिया जाए तो अमेरिका ने बिल्कुल शिकस्त खाई है, इसमें कोई शक नहीं। और ईरान दावा करता है कि हमने उनको सैकड़ों त्यारे जो हैं वो तबाह किए, उनके हेलीकॉप्टर तबाह किए, ड्रोन्स तबाह किए, एंटीसेप्टर मिसाइल और उनके थार्ड और दीगर जो दिफाई निज़ाम हैं वो तबाह किए, उनके डिपो तबाह किए, सारा कुछ उसकी फुटेजेस भी मौजूद हैं। अब ओमान को जो है वो थ्रेट किया है। क्या ये थ्रेट ही है या उस पर बाकायदा तौर पर हमला कर सकता है? 2 माह रह गए हैं, सितंबर है, अक्टूबर है, फिर मिड टर्म इलेक्शन है, उसमें उन्होंने जाना है, तो इससे पहले उसको कोई ना कोई विक्ट्री तो चाहिए। आज ताज़ा तरीन बयान आया ट्रंप का कि हमने जो नाकाबंदी जारी रखनी है और कोई जो है अपना हरमोज जो है वो नहीं खोल रहे, और दूसरी तरफ ईरान कहता है कि बहुत जल्द आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। एक जानिब जो है वो नक्शा जारी किया जा रहा है अपना हरमोज का, अमेरिका की जानिब से नया नक्शा। तो आपको क्या सर लग रहा है कि अमेरिका जो है वो निकलने के लिए तो नहीं अब कि वो यहाँ से निकलेगा,
वो कोई बड़ा करने के चक्रों में है या कोई बड़ा यहाँ पर कोई डिजास्टर करने के चक्रों में है, ताकि वो ऐसी कोई जो है वो यहाँ पर कोई हथियार इस्तेमाल कर दे या ऐसी स्ट्राइक वो करे कि पूरे इलाका जो है डिस्टर्ब हो जाए और वो यहाँ से विड्रॉ कर जाए? देखिए, मैं दो चीजों की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा। एक तो यह है, जो आपने जिस खतरे का इजहार किया है उस खतरे से कोई इनकार नहीं कर सकता। इस वक्त जो अमेरिका की मेंटल स्टेट है वो इस तरह की है कि वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसको जो है ना एक विक्ट्री चाहिए इस इलाके में। और अगर जितना वो इस अपने ब्लॉकेड को खींचता चला जा रहा है, वो फाइनेंशियली भी उसके ऊपर एक बर्डन है, और दूसरा ये कि जो उसकी एक साख है पूरी दुनिया में टू बी द सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, वो बड़ी बुरी तरह डैमेज हो रही है। सो मैं ये समझता हूं कि अब जो है क्या कहते हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए और उनको अमेरिका को ये समझाना चाहिए कि जी कि आप जो है ना इस इलाके की सिक्योरिटी हमारे हवाले कर दें। हम खुद ईरान के साथ बात करके हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुलवा लेंगे और हम ये जो है ना यहाँ के हालात भी नॉर्मल कर देंगे। और इसी तरह जो है ना ईरान को भी मेरा ख्याल अब ये समझना चाहिए कि उसको ये मौका देना चाहिए अमेरिका को कि वो किसी तरह अपनी साख को थोड़ा सा बचा के यहाँ से निकल जाए, क्योंकि अगर ईरान उसको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करेगा तो अमेरिका के पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को लंबा खींच दे, ताकि जब प्रेसिडेंट ट्रंप की पार्टी जो है वो 3 नवंबर को अपने मिड टर्म इलेक्शंस में जाए तो ना अमेरिका हारा हुआ हो और ना ही अमेरिका जीता हुआ हो। ये सिचुएशन इस वक्त जो है क्या कहते हैं रिपब्लिकन्स के लिए सबसे बेहतर। लेकिन सर, जो आपने जंग को लंबा खींचने की बात की है, आज एक खबर आई है कि अमेरिका ने एक फाल्कन स्ट्राइक फोर्स बनाने का ऐलान किया और उसने कहा है कि ड्रोन फोर्स होगी जिसमें दीगर ममालिक भी शामिल होंगे। क्या वाकईतन जो अमेरिका है, जो आपने अभी बात की कि वो लंबा खींच सकता है, इस तरह की एक फोर्स मुतारफ करा सकता है और ईरान पर जो है दोबारा हमलावर हो सकता है ऐसी कोई फाल्कन स्ट्राइक फोर्स के साथ? जी, हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में नवंबर से पहले वो दोबारा जंग को बढ़ावा नहीं देंगे, क्योंकि देखिए उन्होंने अपनी पूरी पावर इस्तेमाल कर ली है जो एयर पार है, और एयर पार अकेले इस इलाके में उनको वो रिजल्ट नहीं दे सकी जो पहले, इससे पहले इराक में और लीबिया में उनको जो रिजल्ट्स मिले थे। और वो यही सोच कर आए थे कि जी कि हम इतनी बड़ी एयर पार लेके जा रहे हैं, हम 3-4 दिन में इतनी बॉम्बिंग करेंगे कि ईरान के अपने घुटने टेक देगा। लेकिन अब उनको एहसास हो गया कि ईरान को वो सिर्फ एयर पार से डिफीट नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ओमान के ऊपर या ईरान से कोई किसी चीज पे कब्जा करना है, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या उनके किसी पोर्ट के ऊपर कब्जा करना है, तो उनको बूट्स ऑन ग्राउंड करने पड़ेंगे। और बूट्स ऑन ग्राउंड का मतलब है कि डेड बॉडीज फिर काफी तादाद में अमेरिका वापस जाएंगी। मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इलेक्शन से पहले डेड बॉडीज अमेरिका नहीं लाना चाहेंगे। डिपेंडिंग ऑन टू के मिड टर्म इलेक्शंस का रिजल्ट क्या होता है, फिर जो 3rd फेज ऑफ वॉर डिसाइड होगी। अगर तो प्रेसिडेंट ट्रंप जीत गए मिड टर्म इलेक्शंस और रिपब्लिकन्स ने अपनी मेजॉरिटी को कायम रखा, तो फिर आप देखेंगे कि अमेरिका एक बहुत बड़े अटैक करने के लिए दोबारा आएगा। लेकिन अगर वो हार गए तो फिर सेनेट और कांग्रेस जो है वो उनको ये अटैक नहीं करने देगी और फिर हालात जो हैं वो किसी दूसरी तरफ चले जाएंगे। लेकिन मैं आप दोनों को जो एक और चीज बताना चाहता हूं वो ये है कि इस जंग का अगर कोई सोल बेनिफिशियरी है तो वो इजराइल है। इजराइल ने पिछले 4-5 महीनों में, लेकिन एयर मार्शल साहब, जो ओमान की बात जब की जाती है, हम ये जब बात करते हैं कब्जे की बात करते हैं, और आपने भी कहा कि ग्राउंड फोर्सेस जो है वो उतारेगा अगर ऐसा करना हुआ तो, और उसको उतारनी पड़ेगी क्योंकि डेड बॉडीज का तो खतरा है कि वहां ताबूत जाएंगे। ओमान में उनका अड्डा है, तो क्या ऐसा मुमकिन है या ऐसा उनके वो उसमें हो सकता है कि मंसूबे में, या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि वहां पर ओमान पर कब्जा करने की कोशिश की जाए, क्योंकि तेल के पर कब्जा करने का तो मलका उनको हासिल है अमेरिका को? जी, लेकिन मेरा ख्याल अगर वो ये करेगा तो उसके जितने हलीफ हैं गल्फ में वो उसका साथ छोड़ देंगे।
अगर आप पिछले 1 महीने में डेवलपमेंट देखें जिसकी तरफ लोगों की तवज्जो ज्यादा नहीं गई है, लेकिन वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। ये जो सेंटकॉम हेडक्वार्टर था कतर के अंदर, उसको क्या कहते हैं वहां से मूव कर दिया गया है और दोहा से, और उसको पहले जॉर्डन लेके जाया गया, लेकिन जब वहां भी ईरान ने अटैक किया तो उस सेंटकॉम हेडक्वार्टर को इजराइल शिफ्ट कर दिया गया। मीनिंग देयर बाय के अब इवन अमेरिकन भी जो है वो गल्फ कंट्रीज के अंदर अपने बेसिस की और अपने इंपॉर्टेंट जो स्टेशंस हैं उनकी हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। और मेरे नहीं ख्याल में कि अमेरिका जो है ना इस तरह की स्टुपिडिटी करेगा, क्योंकि अगर वो ये करेगा तो वो जितने भी उसके हलीफ हैं गल्फ में वो उसका साथ बहुत दुरुस्त फरमाया जनाब एयर मार्शल होगा ईरान का। एयर मार्शल रिटायर्ड सईद महमूद खान साहब, आपने बहुत दुरुस्त फरमाया कि वो ये हमाकत नहीं करेगा, मगर जाते जाते इतना अर्ज कर दूँ, एक पुराना प्रोवर्ब है कि अंडे का आमलेट बन जाता है, आमलेट का अंडा नहीं बनता। बेहतर ये है कि ट्रंप ये ट्राई ना करे, वरना फर्दर डिज़ास्टर्स ट्रिगर्स होते रहेंगे उनके अपने के लिए, अमेरिका के लिए भी। इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।